हेलो एवरीवन, मैं हूं अविनाश और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हम निकल चुके हैं शिमला से जोशीमठ के लिए यानी औली के सफ़र पे। तो चलिए देखते हैं कि वहाँ हम कैसे गए, कहाँ रहे, वहाँ जाने में हमारा कितना खर्च हुआ। तो चलिए चलते हैं मेरे वीडियो की ओर। सुबह होते ही हम निकल चुके थे जोशीमठ के लिए यानी औली के लिए। हम औली जाने वाले थे देहरादून और ऋषिकेश के रास्ते। जैसे ही हमने ऋषिकेश पार किया हमें पहाड़ियाँ दिखने लगी और उन रास्तों पे लगा था लंबा जाम और हमने वहाँ अपना आधा घंटा वेस्ट कर दिया। गवर्नमेंट की गाड़ियाँ रास्तों से पत्थर हटाने में लगी थी। आगे रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, जगह जगह पत्थर गिरे हुए थे, लैंडस्लाइडिंग हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये हमारे लिए ही खड़ा है, अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये हमारे गाड़ी पे आ गिरेगा। वैसे तो ये सब थोड़ा एडवेंचरस भी लग रहा था, लेकिन पूरे दिन गाड़ी में गुजारना था तो हम चाह रहे थे कि जितनी जल्दी इन सबको क्रॉस कर लिया जाए। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम यहाँ आए हैं क्यों। सड़क के बगल में लंबी लंबी बड़ी बड़ी खाइयाँ और ऊपर लटकता हुआ पत्थर, जैसे आज ये हमारा अंतिम दिन है। वो कहते हैं ना कि छोटा सा काम भी करना हो ना तो उसके लिए भी जज्बे की ज़रूरत होती है। तो रास्ते में कितनी भी मुश्किलें हो हमें तो जाना ही था। कभी कभी मन कर रहा था कि लौट चलते हैं, उससे अच्छा किसी और प्लेस पे जैसे ऋषिकेश रुक ले या हरिद्वार चले जाते हैं, पर नहीं, शुरू से ही प्लान था कि औली जाना है। तो बस हम चलते रहे और थोड़े देर के बाद ये सब कुछ ख़त्म हो गया। वैसे तो जोशीमठ की शिमला से दूरी 590 किलोमीटर है। आप चाहे तो गवर्नमेंट की हिमाचल टू उत्तराखंड वाली बसें ले सकते हैं या फिर कैब कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो आप वहाँ से बस या ट्रेन से हरिद्वार या ऋषिकेश जा सकते हो और वहाँ से कैब कर आप इजीली जोशीमठ जा सकते हो। कैब का फेयर आपको 5000 to 6000 पड़ जाएगा। वैसे अगर आप सीज़न में औली जाने का सोच रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि आप होटल की प्री बुकिंग ऑनलाइन कर लें, क्योंकि वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो आपको होटल में रूम मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। और कोशिश बस यही करना कि आपको जितनी भी ड्राइविंग करनी हो बस दिन में ही करें, रात में वो रास्ता सेफ नहीं होता। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जोशीमठ में। जोशीमठ की एक और नई सुबह। अभी मैं हूँ अपने होटल में। आइए मैं आपको अपना होटल दिखाऊँ। वैसे तो होटल की हालत देखने लायक रही नहीं, एक्चुअली थी, पर हमने रहने नहीं दिया। ये रहा मेरा बेड, ये मेरे दो फ्रेंड्स एंड वॉशरूम है उस तरफ। और अब देखो आप बाहर का व्यू। ये देखो होटल के बाहर पूरा माउंटेन, ऐसे लग रहा है जैसे हमें ही देख रहा हूँ। ये बर्फ से लदी पहाड़ियाँ, इस व्यू ने सारी थकान मिटा दी। आज तो हम लोकल मार्केट घूमने वाले हैं, पर कल सुबह निकलना है औली के लिए। चारों तरफ तो पहाड़ से ही घिरा हुआ। रात को देर से जोशीमठ पहुंचने की वजह से हमें उठने में लेट हो चुका था, इसलिए हमने औली का प्लान कैंसिल करके नेक्स्ट डे रखा और उस दिन लोकल प्लेस घूमने का डिसाइड किया। जैसे ही हमारी नींद खुली हम सब जल्दी से रेडी होकर विष्णु प्रयाग के लिए निकल चले थे। ये वही रास्ता है जो जोशीमठ को बद्रीनाथ से जोड़ती है, यानी NH7। उस रास्ते में आगे जाकर हमें पहाड़ों से उतरता एक झरना दिखाई दिया जो जाकर धौली गंगा में मिलती है। वैसे तो हमने प्लान बद्रीनाथ तक का किया था, लेकिन पट बंद होने के कारण हमने उसे विष्णु प्रयाग तक ही रोक दिया। जोशीमठ से विष्णु प्रयाग की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। रास्ता खराब होने के कारण आपको वहां जाने में 30 मिनट का समय लग सकता है। बद्रीनाथ NH7 पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। शायद रोड को 4 लाइन बनाने की तैयारी थी। पहाड़ों को काटकर रास्तों को चौड़ा किया जा रहा था।
तो इसलिए हर जगह पे ये इंस्ट्रक्शन साफ साफ लिखा था कि यहाँ पत्थर गिरने की संभावना है, तो गाड़ी ध्यान से चलाएं। फिलहाल हम हैं बद्रीनाथ के रास्ते पे और हम रुके हैं विष्णु प्रयाग संगम के। ये रही पीछे। पता नहीं ये सफ़र हमें कहाँ कहाँ लेकर चली जाती है। पहले शिमला, फिर प्लान हुआ औली का और अभी हम हैं विष्णु प्रयाग, जहाँ से पावन धौली गंगा बह रही है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा गंगा संगम है। जैसे ही हम विष्णु प्रयाग की ओर बढ़े, वहाँ लिखा था धौली गंगा एवं अलकनंदा संगम। कैसे मैं बताऊं, बहुत ठंडा हवा चल रहा है यहाँ पे। ये सब देख के बस आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, वाओ। पहाड़ों के बीच से बहती हुई हमारी गंगा माँ। धौली गंगा और अलकनंदा संगम देखने के बाद हम चल दिए नरसिंह टेम्पल की ओर, जो कि जोशीमठ शहर में स्थित है। खोल देंगे। अच्छा, ये नरसिंह मंदिर, हिंदी में नृ सिंह मंदिर लिखा है, ऐसे है नरसिंह मंदिर। तो लग रहा है कि जूता ही नहीं है। हाँ हाँ, यहीं पे अपना उग्र रूप का त्याग किए थे। इन्हें देखकर ये तो बनता है ना। भगवान नरसिंह के दर्शन के बाद हमने डिसाइड किया कि हम निकलेंगे तपोवन के लिए। इन रास्तों से होकर हम बढ़ दिए कुंड की ओर। अभी हम आए तपोवन, जहाँ पहाड़ों के बीच एक गर्म कुंड है। ये कुदरत का एक अनोखा अजूबा है कि बर्फ पड़ रही है और बीच में पानी गर्म। तो चलिए देखते हैं। स्नोफॉल तो नहीं हो रहा था, पर मैंने फ्लो में कह दिया कि बर्फ पड़ रही है।
वैसे सच में ये एक अजूबा ही है। माना कि वहाँ कुछ साइंटिफिक रीज़न की वजह से गर्म पानी निकलता है, पर पूरे ठंडे पर्वत से गर्म पानी का निकलना, इसे आप अजूबा भी कह सकते हैं या फिर कुछ भी कहो, अपनी अपनी सोच। जैसे जैसे हम कुंड के मुहाने की ओर बढ़ रहे थे, पानी और भी ज़्यादा गर्म होता जा रहा था। लोग शायद वहाँ से मुल्तानी मिट्टी जमा कर रहे थे। कहते हैं कि यहाँ से मुल्तानी मिट्टी बाहर आती है। कुंड के मुहाने पे जैसे पानी खोल खोल कर बाहर आ रहा था। मेहनत और ये मेरी जमा पूंजी, मतलब मुल्तानी मिट्टी। सबको ऐसा करते देख मैंने भी सोचा कि चलो कुछ याद के तौर पे यहाँ से लेकर जाओ, तो मैंने भी कुछ मिट्टी निकाल ली वहाँ से। जल्दी जल्दी हम अपने होटल आ गए क्योंकि हमें कल सुबह लाइन में लगनी थी ट्रॉली टिकट के लिए। अगर आप सुबह सुबह जोशीमठ ना पहुंच पाए हो तो लोकल घूम ले, क्योंकि उस वक्त पॉसिबल नहीं कि आप रोपवे से जा सको, क्योंकि वहाँ पे लोग 2 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। तो आप उस दिन लोकल घूमो और आराम से अगली सुबह लाइन के लिए चली जाओ, ताकि आपको टिकट मिल सके। वैसे ये केस सीज़न पे डिपेंड करता है, मीन्स जनवरी का महीना हो या स्नोफॉल का टाइम हो, क्योंकि उस टाइम टूरिस्ट बहुत होते हैं, तो आप देख लो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में ओली के सफ़र पे।